हाय एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सावन का सेकंड मंथ है। सबसे पहले तो हैप्पी सावन। इस बार भगवान जी को खुश करने का एक और अच्छा मौका मिला है, क्योंकि ये सावन 2 महीने चलेंगे। आई होप आप लोग भी सब फास्टिंग कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो भगवान का नाम लें। और किसी से कनेक्ट रियल बनाए ना बनाए, भगवान से जरूर बनाए। क्योंकि वही देने वाला है, वही लेने वाला है। तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स दूर रहें। हमेशा अच्छा सोचें, डू गुड, हैव प्योर इंटेंशंस टुवर्ड्स पीपल। और जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा देने में बिलीव करें, तभी आपको मिलेगा। मेरे पापा भी हमेशा यही करते हैं। उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में यही किया है कि आप जितना ज्यादा लोगों का मदद करोगे, उनकी हेल्प करोगे, स्पेशली पुअर लोगों की, उतना आपको ऊपर वाला देगा। तो और इस टेंशन से मत करो कि मैं किसी की हेल्प करूं ताकि मुझे वापस मिले, बस कर दूं। तो ये आज मैंने इसलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आएंगे। क्योंकि एज अ टीचर हम लोग, जब हम स्टूडेंट भी थे तब हम मॉरल वैल्यूज पढ़ते थे। मॉरल साइंस हमारा एक सब्जेक्ट होता था स्कूल में। मैं फिडलिस में पढ़ी हूँ, अलीगढ़ में। तो हम जो इस चीज इन सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अब ये वाले सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो वी आर एक्चुअली डाइवर्टिंग अवे फ्रॉम दीज मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, एंड वी शुड नो अबाउट दीज। सो अब मैं सोच रही हूँ जब भी आऊँ तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज लेके आऊँ जिससे आपको अपनी लाइफ में भी चेंज लाएं, ना कि सिर्फ पढ़ाई करें। क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई तो आप कर ही लेंगे, बट ये वाली चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन। या आप बच्चों मुझे बताना कि ये जो पैटर्न है, जिस तरीके से मैं प्रेजेंटेशन, पहले तो मैं प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करती हूँ, मेहनत करती हूँ, ऐसे ही नहीं करती। पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन बनाती हूँ, फिर मैं यहाँ शेयर करती हूँ। तो जैसे मैं कंटेंट में, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? पावर पॉइंट। आपको पावर पॉइंट्स लेने पड़ते हैं छोटे छोटे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप थोड़ा एलैबोरेटिव, थोड़ा ज्यादा मैं डिटेल में लिखूं ताकि आप अपने नोट्स बना लो, तो अभी वो भी मुझे बता देना। मैं आपको अच्छा कंटेंट इसमें लिख के दूंगी। लेकिन मेरा मेन फोकस रहता है आप समझो। क्योंकि आप नोट्स तो कहीं से भी बना लोगे, बुक से बना लोगे, गूगल से कर लोगे, बट एक बार आप उसका जो रूट्स हैं वो आप समझें, फिर तो आप सब कुछ कर ही लेंगे। जब से मैंने मैनेजमेंट पढ़ाना शुरू किया है, वन वर्ड और ये इनफॉर्मल फॉर्मल का हमेशा एक ना एक कॉन्सेप्ट आपको किसी न किसी थ्योरी में मिल जाएगा। तो सबसे जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है दो हमारे पास, वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है। तो फॉर्मल में क्या होता है कि द इट इज मोर टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड मतलब कि पीपल डू नॉट कम टुगेदर टू हैव इनफॉर्मल टॉक्स। ग्रुप कोहेसिवनेस कम होती है, लोग ज्यादातर टास्क पे फोकस करते हैं। और जो इनफॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती हैं। उसमें लोग टास्क को प्रायोरिटी देते हैं, बट रिलेशनशिप्स को भी देते हैं। जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो हमारा जो आजकल फॉर्म चल रहा है वो इनफॉर्मल चल रहा है। क्योंकि वी टॉक अबाउट ग्रुप डायनामिक्स। आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ेंगे जब आप मास्टर्स करेंगे, या आप कोई मैनेजमेंट का प्रोग्राम में जाएंगे, तो ग्रुप डायनामिक्स की बात करेंगे कि अगर कोई भी, आजकल नो बडी stays alone in an organization, works alone, they do not fly alone. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 5 एम्प्लॉयज हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक ग्रुप तो होगा, या तो ए बी का होगा, या फिर बी बी सी डी का एक ग्रुप होगा। तो ये होता है ग्रुप डायनेमिक्स, और वो उनको इफेक्ट करता है। ठीक है। अगर ग्रुप में सिर्फ नेगेटिविटी ही होगी, ठीक है, ग्रुप में सिर्फ नेगेटिव टॉक्स होंगे, तो वो ग्रुप, वो डायनेमिक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। जो वो लोगों के लिए जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहते हैं। या फिर अगर ग्रुप में सिर्फ टैलेंट की, स्किल्स की और ग्रोथ की बात होगी, तो ऑब्वियसली हर कोई उस ग्रुप से जुड़ना चाहेगा। तो हमेशा ऐसे ग्रुप का पार्ट बने जहाँ पे ग्रोथ हो रही हो, पॉजिटिविटी हो, गॉसिप्स ना हो, र्यूमर्स ना हो। और अगर हो रहे हैं तो आप वहां से उठ के चले जाएं। ये चीज बोली जाती है ग्रुप डायनेमिक्स की। तो हमेशा अगर आपको इनफॉर्मल में अगर आपको पॉजिटिविटी भी मिल रही है, आप लोग एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट में कोलैबोरेटिव अप्रोच में काम कर रहे हैं, सब टीम वर्क है, एक
फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। बट जहाँ पे अगर आपको कोई ये चीज कोई भी अगर चीज की एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होता है। तो अगर ग्रुप डायनामिक्स में अगर आपको ग्रुप में लग रहा है कि नेगेटिविटी है तो वहां से आप उठ के चले जाएं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो कुछ की पॉइंट्स है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्मल है, टास्क ओरिएंटेड है, तो उसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लियरली डिफाइंड होगी। अच्छा, थ्री लेग्ड पिलर स्टूल होता है और मैनेजमेंट में, वो होता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये तीनों चीजें एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होगी। अगर कोई भी किसी को इफ कोई एम्प्लॉय है वो बी को अथॉरिटी दे रहा है, तो बी रिस्पॉन्सिबल होगा और एज वेल एज अकाउंटेबल होगा ए को। क्यों? क्योंकि उसको कोई काम दिया गया है, वो उसको फुलफिल करना है, और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा और अकाउंटेबल भी होगा। ठीक है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल अथॉरिटी होती है। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो क्लियर होती हैं। प्री डिफाइंड पॉलिसीज होती हैं, रूल्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव होती है। क्यों? एक हमने हेनरी फ्योल में स्केलर चेन का प्रिंसिपल पढ़ा था। स्केलर चेन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड। तो ए को अगर कोई काम कराना होगा तो पहले बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, और सी को जब रिपोर्ट करनी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी बी के पास लाई करेगी, बी की ए के पास लाई करेगी। तो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है इस टाइम। क्यों? क्योंकि अगर, और थोड़े डिलेड भी होती है, क्योंकि एक स्केल चेन प्रिंसिपल में ये डिसएडवांटेज भी है कि अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ये अथॉरिटी, क्योंकि लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं, थ्री लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड सुपरवाइजरी लेवल, लोअर भी कहते हैं। अगर डी को कोई डिसीजन लेना है तो पहले उसको सी से परमिशन लेनी पड़ेगी, बी से लेनी पड़ेगी, ए से लेनी पड़ेगी। तो ये स्केलर चेन का इफेक्टिवनेस तो बहुत होगी बट डिले डिसीजन मेकिंग होगा। और आजकल वी डू नॉट इवन हैव अ सिंगल सेकंड टू वेस्ट। तो डिले नहीं करना है, इसलिए फ्योल ने गैंग प्लान भी निकाला था जहां पर उन्होंने कहा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अपने हेड्स या अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है, बट डिसीजन मेकिंग विल बी वेरी इफेक्टिव। और नेक्स्ट है, और डेफिनेटली अगर आपका, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टास्क ओरिएंटेड हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स तो फुलफिल होंगे ही, और जो भी आपकी परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज की, इट विल आल्सो बी गुड। अब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो फाइव टाइप्स की होती है: लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स। ये फाइव जो होती हैं इनसे यूजीसी नेट में हमेशा चाहे आप कॉमर्स का दे रहे हो या मैनेजमेंट का दे रहे हो, हमेशा एक ना एक एमसीक्यू जरूर आ जाता है। वो बहुत इजी है। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ग्राफ है जो कि यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर इन योर एग्जाम्स। एग्जाम में आप इसको बना सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। इसमें दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्या होता है, लाइन, और लाइन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रेसिडेंट है, उसके अंडर वाइस प्रेसिडेंट है, प्रोडक्शन का, सेल्स का, एचआर का, और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का भी अलग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, फिनटेक है, इन सबके भी अलग अलग, इसके नीचे भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का पार्ट है। जैसे हम बात करते हैं किसी भी एक यूनिवर्सिटी में, चांसलर होता है, फिर वाइस चांसलर होता है, रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है, और उनके अंडर और भी एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक लोग होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, प्रोफेसर्स के अंडर जूनियर होते हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कि किसका प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, स्केलर चेन का। ठीक है। तो जो भी स्केलर चेन फॉलो कर रहा है, एक अथॉरिटी का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन को कैसे याद रखना है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है,
कि कुछ हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है जो हमें सपोर्ट करें। जैसे कि अगर आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो वो लोग सीए होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट होते हैं, सीएफए होते हैं। उन लोगों को हायर करते हैं क्योंकि वो उनको सुपरवाइजरी स्टाफिंग फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो, लीगल एडवाइजर है, एक लीगल एडवाइजर क्या देगा, अपनी सर्विसेज देगा। तो ये क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इसको डायरेक्ट इससे पूछ सकता है, वो लाइन अथॉरिटी का है। लेकिन जैसे कि प्रेसिडेंट को तो ये जवाब देगा ही, लेकिन अगर जैसे वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स के, एचआर के प्रेसिडेंट को जवाब देना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो लीगल एडवाइजर से भी सर्विसेज ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई बैंकिंग का बंदा है, ठीक है, बैंक से है कोई भी, वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो भी वो पार्ट किसका होगा, स्टाफ का। तो यू शुड रिमेम्बर, जो भी आपको सपोर्टिंग फंक्शन है, जो भी सुपरवाइजरी चीजें हैं, जो लाइन का पार्ट नहीं है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन नहीं किया हुआ है, उसको कहते हैं स्टाफ। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो। अब नेक्स्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज अ फंक्शन विच इज कॉमन टू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपका एक कोई ऑर्गेनाइजेशन में जर्नल मैनेजर है, जीएम, ठीक है, उसके अंडर फॉर एग्जाम्पल 5 हेड्स हैं। पहला है, कोई कोई लोग फाइनेंस देख रहे हैं, कोई लोग सपोर्ट सर्विसेज देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहे हैं, कुछ लोग ऑपरेशंस देख रहे हैं, लॉजिस्टिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, some are going for the safety, some are going for marketing. So ये क्या है, functions हैं। तो when each and every department has been divided into a function and each and every function is working independently and giving answers and being accountable to the head, to the general manager, that is called as functional type of organization. जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं, उसे कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो चाह रहा है कि हमें अपने 50 स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना है किसी बड़ी कंपनी में, और ये हमें टास्क कंप्लीट करना है 2 मंथ्स में। तो जो गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के, या जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टेम्पररी होता है, which is for like for example 2 months, and when the project will be over, it will be that organization structure would shut down. So this is a type of project organization. So when you are working on a project, when you're working for a limited period of time and then you have to fulfill those goals, you have to just give your little bit of time in that. That is called as a project type of organization. वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि फंक्शनल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शनल प्लस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का मिक्सचर हो, उसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपके पास फंक्शन है, एक रिसर्च का है, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस। और प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट ए की रिसर्च करनी है, उसका प्रोडक्शन करना है, उसका सेल्स करना है, और देन उनको फाइनेंस करना है, फाइनेंस भी देखना है उसका। सो ये एक प्रोजेक्ट है आपका, प्रोडक्ट ए, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। देन आपका एक प्रोजेक्ट आता है, प्रोडक्ट बी आपने लॉन्च किया, फिर प्रोडक्ट सी आपने लॉन्च किया। सो जब आप कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं प्लस उसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इंक्लूड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब प्रोडक्ट ए सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर प्रोजेक्ट ए सक्सेसफुल होता है तो आप उसे कैरी ऑन करोगे, अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो आप उसको, उस प्रोडक्ट को बंद कर दोगे, आप उसकी सेलिंग वगैरह बंद कर दोगे, और उसमें इन्वेस्टमेंट जो भी है आप बंद कर दोगे। तो ये चीज है कि अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, यू विल गो अहेड, अदरवाइज यू विल जस्ट शट इट डाउन। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत पावरफुल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फंक्शनल हेड्स होते हैं और प्रोजेक्ट के हेड्स दोनों मिलके काम करते हैं। ओके, थैंक यू।